हेलो एंड वेलकम टू बैक ग्रेजुएशन वाला आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हिस्ट्री जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का होने वाला है। ये पूरा पार्ट आपका HIS 203 का पार्ट होने वाला है। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो। ये आपके पूरे सिलेबस से है, खासकर DDU वाले बच्चे, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, तो ये वीडियो जरूर देख लें। और इस वीडियो में होने वाले हैं लगभग 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, आधे घंटे का ये वीडियो है। पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। उम्मीद करूँगा सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। बाकी लोग की तरह नहीं 10-10 वीडियो बना दिया जाए 80-80 मिनट 60 मिनट का, कोई लॉजिक के बिना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाले गए हैं इसमें, और जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट ना लगे बता सकते हो। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा आपको। और अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी वीडियो जाए तो एक लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कर देना भाई, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और भी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट्स का, किसी भी कोड का, किसी भी पेपर का आंसर की चाहते हो तो पेपर भी मेरे पास सेंड कर सकते हो भाई, ठीक है। उससे आप लोग के लिए भी थोड़ा सा, आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है और आप लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप लोग को भाई पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन सही किए हो, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहीं पे सारे अपडेट्स भी डाल दिए जाते हैं। और वहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप भी है जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हु कंपोज्ड द ऋग्वेद? ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ऋषियों ने, ऋषियों के समय, ऋषिज ओवर टाइम, ऋषियों के समय की गई थी ऋग्वेद की रचना। हाउ मेनी टोटल संस्कार आर मेंशन्ड इन हिंदू ट्रेडिशन? हिंदू परंपरा में कुल कितने संस्कारों का उल्लेख है? ऑप्शन सी 16 संस्कारों का उल्लेख है हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदू संस्कार में। द टर्म उपनयन रिफर्स टू विच संस्कार? उपनयन शब्द किस संस्कार को दर्शाता है? ऑप्शन बी स्केयर्ड थ्रेड सेरेमनी, यज्ञोपवीत संस्कार को दर्शाता है। In ancient India, who had the right to education and Vedic studies? प्राचीन भारत में वेद अध्ययन और शिक्षा का अधिकार किसे था? तो शिक्षा का अधिकार और वेद का अध्ययन, राइट टू एजुकेशन एंड वैदिक स्टडीज का आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्च लोगों को था, उच्च वर्ग के लोगों को था। हायर 3 वर्णाश, ऊंची 3 वर्णों को था। कमेंट में बताइएगा ऊंची 3 वर्णों के नाम। What was the primary duty of गृहस्थ हाउस होल्डर? गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य क्या है? प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गृहस्थ हाउस होल्डर। ऑप्शन बी टू अर्न एंड सपोर्ट ऑल आश्रम्स, कमाना और सभी आश्रमों का सहयोग देना। What was the एज फॉर इंटरिंग ब्रह्मचर्य अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन? परंपरा के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश की आयु क्या मानी गई है? 8 वर्ष मानी गई है, 8 वर्ष, 8 years. Which type of marriage was considered most ideal in धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र में किस प्रकार का विवाह सबसे उत्तम माना गया है? ब्रह्म विवाह। ऑप्शन सी। Who was the famous female philosopher during Vedic age? वैदिक काल की प्रसिद्ध महिला दार्शनिक कौन थी? प्रसिद्ध महिला दार्शनिक वैदिक काल में फिलोसफर ड्यूरिंग वैदिक टाइम, फेमस फीमेल फिलोसफर ड्यूरिंग वैदिक टाइम। ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन बी गार्गी। व्हाट डज मोक्ष सिग्निफाई इन इंडियन फिलोसफी? भारतीय दर्शन में मोक्ष का क्या अर्थ है? लिबरेशन, मुक्ति। विच रिचुअल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ स्टूडेंट्स फॉर्मल एजुकेशन? कौन सा संस्कार विद्यार्थी की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत को दर्शाता है? उपनयन, ऑप्शन बी। इन विच आश्रम इज डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ प्रैक्टिस? किस आश्रम में सांसारिक जीवन से विरक्त का अभ्यास होता है? संन्यास, ऑप्शन सी, संन्यास में। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग संस्कार? संस्कारों को करने का उद्देश्य क्या था? टू प्यूरिफाई एंड गाइड लाइफ, जीवन को शुद्ध और मार्गदर्शित करना। हु अमंग द फॉलोइंग अपोज्ड चाइल्ड मैरिज इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में बाल विवाह का विरोध किसने किया है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। विच मैरिज टाइप इन्वॉल्व फोर्सफुल एडिक्शन ऑफ द ब्राइड? किस प्रकार के विवाह में बलपूर्वक कन्या का हरण किया जाता है? ऑप्शन ए राक्षस विवाह। What was the traditional role of women in early Vedic society? प्रारंभिक वैदिक समाज में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका क्या थी? और इक्वल पार्टिसिपेशंस इन रिचुअल्स एंड लर्निंग, अनुष्ठानों और शिक्षा में समान भागीदारी। Which theory believes that state was formed by mutual agreement among
पीपल। कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य लोगों के आपसी समझौते से बनता है? ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। थिंकर्स कौन से थे सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को सपोर्ट कौन कौन से थिंकर्स करते थे? तो यहाँ देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, थिंकर्स लाइक हॉबस, लॉके एंड रोजियो सपोर्टेड दिस आइडिया। हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। किस सिद्धांत का? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। Who among the following supported the divine origin theory? निम्नलिखित में से किसने देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया है? जेम्स ऑफ आइलैंड, जेम्स के आइलैंड प्रथम ने डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, देवी उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया था। He believed kings ruled by divine right. वे मानते थे राजा का शासन का अधिकार ईश्वर से ही प्राप्त होता है। What kind of state aims for the welfare of all classes? कैसा राज्य सभी वर्गों के कल्याण का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन सी वेलफेयर स्टेट्स, कल्याणकारी राज्य जो है वेलफेयर स्टेट एंश्योर्स हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। एक वेलफेयर स्टेट सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा व समानता प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन व्हाट इज ड्यूटी ऑफ अ किंग? भारतीय परंपरा के अनुसार राजा का कर्तव्य क्या होता है? तो राजा का कर्तव्य होता है भारतीय परंपरा के अनुसार सेव पीपल एंड प्रोटेक्ट धर्म, जनता की सेवा और धर्म की रक्षा करना। एंशियंट टेक्स्ट एम्फसाइजेस राजा धर्मा फॉर अ पब्लिक गुड। प्राचीन ग्रंथों में राजा धर्म का उद्देश्य जन कल्याण बताया गया है। Which thinker said man is by nature a political animal? किस विचारक ने कहा है मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सभी यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आएगा। तो ऐसा कौन कहा मैन इज बाई या नेचर पॉलिटिकल एनिमल? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन बी ही बिलीव्ड ह्यूमन कैन ओनली फुलफिल पोटेंशियल इन अ स्टेट। अरस्तु के अनुसार मनुष्य केवल राज्य में रहकर अपनी क्षमताओं को पूरी कर सकता है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट? लोकतांत्रिक राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? रूल बाय लॉ एंड पीपल पार्टिसिपेशन, कानून और जन भागीदारी का शासन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट इलेक्शन एंड राइट्स, लोकतंत्र सहमति, चुनाव और अधिकारों पर आधारित होता है। हु इज नोन फॉर द आइडिया ऑफ जनरल विल, समान इच्छा। जनरल विल का विचारक किससे जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। रूसो से जुड़ा हुआ है जनरल विल का कॉन्सेप्ट या फिर विचार। रूसो बिलीव दैट स्टेट शुड बी रिफ्लेक्ट द जनरल विल ऑफ द पीपल। रूसो के अनुसार राज्य को जनता की समान इच्छा के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए या होना चाहिए। विच टाइप ऑफ स्टेट कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? कौन सा राज्य जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण करना चाहता है या करता है? ऑप्शन सी टोटलिटेरियन, अधिन्यायकवादी। इन सच स्टेट्स नो पर्सनल फ्रीडम एग्जिस्ट। अधिन्यायवादी राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ रूलर इन प्लेटोज आइडियल स्टेट? प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक की भूमिका क्या होती थी? प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक की भूमिका होती थी फिलोसफर थिंकर्स, दार्शनिक राजा। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक की भूमिका क्या होती थी? दार्शनिक राजा। प्लेटो बिलीव ओनली फिलोसफर्स आर वाइज एनफ टू रूल। प्लेटो के अनुसार केवल दार्शनिक ही विवेकपूर्ण शासन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली व्हाट शुड बी द रूलर्स मेन कंसर्न? मैकियावेली के अनुसार शासक की मुख्य चिंता क्या होनी चाहिए? पावर एंड स्टेबिलिटी, शक्ति और स्थिरता मैकियावेली के अनुसार रूलर में होनी चाहिए, रूलर की मुख्य चिंता होनी चाहिए। मैकियावेली बिलीव्ड इन प्रैक्टिकली ओवर इथिक्स इन पॉलिटिक्स। मैकियावेली ने राजनीति में नैतिकता से अधिक व्यवहारिकता को महत्व दिया था। Who propounded the theory consisting of 7 limbs of the state? राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द सप्तांग थ्योरी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। कौटिल्य की बुक भी फेमस बुक क्या है? अर्थशास्त्र, उसका नाम। इन द सप्तांग थ्योरी विच एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द कैपिटल और सिटी? सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग किसका प्रतीक थे? फोर्ट और कैपिटल का, दुर्ग और राजधानी का। दुर्ग रेफर्स टू द फोर्टिफाइड
कैपिटल विच इज एसेंशियल फॉर डिफेंस। दुर्ग का अर्थ सुरक्षित राजधानी जो रक्षा के लिए आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू मंडल थ्योरी हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस टू द किंग। मंडल सिद्धांत के अनुसार राजा के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होता है? तो इमीडिएट नेक बावर, निकटवर्ती राजा जो है सबसे ज़्यादा खतरा वही है, वही हमारा नेचुरल एनिमी है। कौटिल्य बिलीव दैट नेक बावरिंग किंग इज नेचुरल एनिमी। कौटिल्य के अनुसार पड़ोसी राजा स्वाभाविक शत्रु होता ही है। चाहे आप एग्जांपल में पाकिस्तान ले लो, इंडिया के। व्हाट वाज द टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर मौर्यन रूल। मौर्य शासन में सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा था? ऑप्शन ए महात्मा सर्व एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू द ऑफ द एम्पायर। महात्मा साम्राज्य का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता था। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहण का उत्तरदायित्व किसका था? ऑप्शन सी समाहर्ता। समाहर्ता वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस। समाहर्ता राजस्व और वित्त की प्रमुख अधिकारी होते थे। What type of government was established by the Guptas? गुप्तों ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की थी? डेमोक्रेटिक मोनार्की, विकेंद्रीकृत राजतंत्र। गुरु गुप्ताज किंग गेव लोकल पावर टू फ्यूडल लॉर्ड्स एंड प्रोविंसेस। गुप्तों ने स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार देकर विकेंद्रीकरण किया था, मतलब छोटे लेवल पे ज़्यादा पावर थे, ऊपर ज़्यादा पावर नहीं थे। What was the position of कुमारमात्य इन अ गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्त प्रशासन में कुमारात्य की स्थिति क्या थी? तो गुप्त समय में इनकी स्थिति हाई रैंकिंग ऑफिसर वाली थी, उच्च पदाधिकारी लोगों को ऐसा कहा जाता था। कुमारात्य वेयर ट्रस्टेड सिविल सर्वेंट्स अंडर गुप्ता रूल। कुमारमात्य गुप्त शासन के अंतर्गत विश्वसनीय अधिकारी होते थे। हु वेयर संधि विग्रही का इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटी। प्राचीन भारतीय शासन में संधि विग्रही कौन होते हैं? ऑप्शन सी मिलिट्री मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। विदेशी मामलों के मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता है इन एंशिएंट पॉलिटी इंडियन पॉलिटी। दे हैंडल्ड पीस ट्रीटीज एंड डिप्लोमेटिक मैटर्स। ये संधि और युद्ध से जुड़े मामलों को संभालते थे। What was the primary source of information on Maurya administration? मौर्य प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की बुक है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य प्रोवाइड्स डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं आपके। Who was the Greek ambassador in चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगेस्थनीज। ऑप्शन बी ही रोट इंडिका डिस्क्राइबिंग मौर्य पॉलिटी एंड सोसाइटी। उसने इंडिका नामक ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य और शासन का वर्णन किया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके, ये नहीं पूछा है जो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये पूछ सकता है इंडिका बुक किसने लिखी है। तो इंडिका किताब की नामक जो किताब है उसको लिखा है एक मौर्य समाज के व्यक्ति ने। मौर्य समाज के व्यक्ति का नाम क्या था? तो अब आप बोलोगे मेगेस्थनीज। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। हु वाज द चीफ मिनिस्टर इन द मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री कौन था? अमात्य लोग जो थे वो मुख्यमंत्री थे। अमात्य वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अमात्य प्रशासन और शासन के लिए जिम्मेदार होता है। इन द गुप्ता एम्पायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज कॉल्ड। गुप्त समाज में मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? मंत्रीगण कहा जाता था। मंत्रीगण वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द गुप्ता एम्पायर। गुप्त समाज में मंत्रिमंडल था। What was the primary tax levied in Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य में मुख्य कर कौन सा था? लैंड, इनकम, सेल, पोल। ऑप्शन ए भूमि कर जो है लैंड कर है, वही प्राइमरी कर था मौर्य एम्पायर में। लैंड टैक्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। भूमि कर मुख्य राजस्व स्रोत था मौर्य एम्पायर के लिए। Who is considered as the father of Indian economic thought, especially in taxation? भारतीय आर्थिक विचारधारा विशेष रूप से कराधान के पितामह कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कौटिल्य सही हो जाएगा। चाणक्य, बृहस्पति, वात्स्यायन,
तो ये ऑप्शन डी सही होगा। ये सारे इन्हीं के नाम हैं, तो मतलब डी क्या बोला, मतलब ई अगर ऑप्शन होता ऑल ऑफ द एबव, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। व्हाट वाज द मेन क्रॉप ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत की मुख्य फसल क्या थी? ऑप्शन ए राइस, चावल जो एंशियंट इंडिया में भी था, अभी भी है, मेन क्रॉप था एंशियंट इंडिया में। भारत में प्राचीन भारत की मुख्य फसल राइस है, चावल है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में भूमि कर की अवधारणा किसने पेश की थी? ऑप्शन बी अशोक ने पेश किया था भूमि कर। अशोका इज नोन फॉर इंस्टलाइजिंग एंड लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग हिज रीजन, अशोक ने अपने शासनकाल में भूमि कर को संस्थागत किया था। What was the primary responsibility of the village head in ancient India, प्राचीन भारत में ग्राम प्रमुख की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना जो था प्राचीन भारत में ग्राम प्रमुख की जिम्मेदारी होती थी, गांव के जो मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी। What was the primary feature of land ownership in Indian ancient India, प्राचीन भारत में भूमि स्वामित्व की प्रमुख विशेषता क्या थी? ओनरशिप बाय स्टेट, राज्य द्वारा स्वामित्व। द स्टेट हेल्ड कंट्रोल ओवर लैंड ओनरशिप इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में राज्य के पास भूमि स्वामित्व का नियंत्रण था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण फसल थी? ऑप्शन बी राइस जो महत्वपूर्ण फसल थी, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा वर्ड्स चेंज है। ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी में भी होंगे भाई, तो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बस क्वेश्चंस को रटने की कोशिश नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बस तरीका अलग रहेगा, लेकिन सवाल वैसे ही बनने वाले हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर आपका सिलेबस यही है, सिलेबस तो सबका यही है, बट अगर आपका MCQ फॉर्मेट में हो तो, क्योंकि UGC भाई साहब एक ही सिलेबस बनाते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था का महत्व इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, फसल उत्पादन में वृद्धि करता था। इरिगेशन सिस्टम वेयर डिजाइन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सिंचाई व्यवस्था कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई थी, बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, फेमस यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशील, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। तीनों यूनिवर्सिटीज अच्छी थी, प्रसिद्ध थी। What was the primary focus of education in ancient India, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख मुख्य ध्यान किस पर था? ऑप्शन बी रिलीजियस स्टडीज, धार्मिक अध्ययन पे था। एजुकेशन इन इंडिया एंशियंट इंडिया वाज मेनली फोकस्ड ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टेक्निक टीचिंग्स, प्राचीन भारत में शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर केंद्रित थी। Who was the famous teacher at तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक कौन थे? तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चाणक्य। चाणक्य was a famous teacher and strategist at तक्षशिला, चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे और रणनीतिकार भी थे। Which ancient Indian university was a major center for Buddhist learning, कौन सी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र थी? ऑप्शन ए नालंदा। नालंदा वाज रिनोन्ड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इन एंशियंट इंडिया, नालंदा प्राचीन भारत में बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। व्हाट वाज द रोल ऑफ गिल्ड्स इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में गिल्ड्स की प्रमुख भूमिका क्या थी? ऑप्शन ए इकोनॉमिक रेगुलेशंस, आर्थिक नियम बनाने की इन लोगों की था। गिल्ड्स रेगुलेटेड ट्रेड, ड्राफ्ट एंड द इकोनॉमी इन एंशियंट इंडिया, गिल्ड ने प्राचीन भारत में व्यापार, शिल्प और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया है। हु वाज द फेमस प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट गुप्ता रूलर, चंद्रगुप्त सबसे फेमस थे, यही हिंदी में। What was the most important feature of Gupta's administration, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीकृत प्रशासन। द गुप्ता एम्पायर मेंटेन्ड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, गुप्ता साम्राज्य ने केंद्रीकृत प्रशासन ढांचा बनाया था, मतलब एक ही जगह एक ही लोग के पास सारी पावर दे दी गई थी, कुछ लोगों के बोल सकते हो आप।
हु वॉज द हेड ऑफ द आर्मी इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन में सेना का प्रमुख कौन था? ऑप्शन बी सेनापति जो है वही मौर्य साम्राज्य में प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण था। सेनापति वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सेनापति मौर्य प्रशासन में सेना का एक प्रमुख कमांडर हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का एक प्रमुख निर्यात था? ऑप्शन ए स्पेसीज, मसाले जो होते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से बाहर। विच ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज वाज नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट स्टडीज, इनमें से कौन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, अभी भी आप लोग सुनते होंगे, बहुत प्रसिद्ध था। नालंदा वाज अ मेजर सेंटर ऑफ फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया, नालंदा प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। What was the main source of income for the Gupta's ruler, गुप्ता शासकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत, मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए लैंड रेवेन्यू, ये भी क्वेश्चन आगे पहले ही आ चुका था, फिर से आया है। Who wrote the अर्थशास्त्र इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये भी क्वेश्चन, चलिए एक बुक मैं बाद वैसे बता दिया था लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य also known as चाणक्य wrote the अर्थशास्त्र अबाउट स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, हिंदी एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, आते हैं आगे। द मौर्यन एम्पायर वॉज स्टेब्लिश्ड बाई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ये सब इंपॉर्टेंट भाई है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हो सकता है पूछा नहीं जाता इसीलिए, लेकिन एक बार आया भी है तो भाई आ सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य, इतना तो पता ही रहना चाहिए भाई, मौर्य पढ़ रहे हो तो मौर्य एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया था? चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के स्थापक थे, मौर्य साम्राज्य के स्थापक। द अशोकाज पिलर आर एसोसिएटेड विद द रूल ऑफ, अशोक स्तंभ किस शासक के शासन से जुड़े हैं? ऑप्शन बी अशोक ही हो जाएगा। अशोक इंस्क्राइब्ड हिज एडिक्ट्स ऑन अशोक पिलर, अशोक ने अपने शिलालेखों को अशोक स्तंभ पर अंकित किया था। द फेमस अर्थशास्त्र वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र किस शासक के शासन काल में लिखा गया है? ऑप्शन से हो जाएगा आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखा गया था फेमस अर्थशास्त्र, ठीक है, बुक कौटिल्य ने लिखी थी, याद रखिए ये सब चीज़ें भाई। विच ऑफ दीज वाज अ मेजर ट्रेड रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें से कौन सा प्राचीन भारत का प्रमुख व्यापार मार्ग था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, मतलब सिल्क रोड भी, रेशम मार्ग भी और ग्रेन ट्रंक रोड भी। विच फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, प्राचीन भारत में के कौन से प्रसिद्ध शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन बी अशोका। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हो, कितने मिनट का हो गया है? 21 मिनट हुए, मुश्किल से जाएगा वीडियो, मैं मानता हूँ 35-30 मिनट तो होना, 30 मिनट्स। अगर आप लोग आधे घंटे की वीडियो नहीं देख पा रहे हो अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, एक बार खुद में थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं हो गया रील देख देख के कि अब आप आधे घंटे का एक वीडियो का लेक्चर देख पा रहे हो, और यूनिवर्सिटीज़ में बैक आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खुद बोल रही है भाई थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा क्लास भी अटेंड किया करो, लेकिन आप बच्चे ऐसे हो गए हैं कि भाई क्लास भी अटेंड नहीं करना, फिर यूट्यूब पे भी कोई पढ़ा रहा तो उसमें भी जाके 4 मिनट 5 मिनट देख के फिर आगे बढ़ जाना रील पे। ऐसा लग रहा है आप लोग को रील जो है ना भाई बहुत ख़राब चीज़ है, रील देख देख के आप लोग का पेशेंस लेवल कम हो गया है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसीलिए बच्चे नहीं देख पाते हैं पूरा वीडियो। मैं इतने वीडियो अभी तक पोस्ट किया हूँ ना भाई, 90% वीडियोस पे जब व्यूज़ कब आते हैं, मतलब व्यूज़ आते तो हैं लेकिन कब आएंगे तो एक बार के टाइम पे, लेकिन जब पूरा वॉच टाइम देखो कौन सा बच्चा कितना देख रहा है, मतलब कितना एवरेज व्यूज़ मेरे वीडियो पे आ रहा है, मतलब कितने लोग एवरेज कितना मिनट देख रहे हैं उस वीडियो को, तो मैं देख पाता हूँ 3 से 5 मिनट, और जब एग्ज़ाम 2 दिन रहेगा तब वो जाके 20-25 मिनट होता है। तो इतना ख़राब स्थिति आप लोग की है भाई, इसमें मैं आप लोग को कहूँगा थोड़ा सा डिस्कस कीजिए खुद के बारे में। आइए, हु वेयर द मेन, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना भाई, अगर आप लोग की ज़िंदगी में मैं थोड़ा सा भी एक अमूल्य योगदान दे पा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, तो एक लाइक, और आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपकी इच्छा हो तो ऐसे ही वीडियोस हर यूनिवर्सिटी के बनाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी बना दूंगा आंसर की के लिए, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भाई भेज देना पेपर अपना, उसका आंसर की भी बन जाएगा, ठीक है। हु वेयर द मेन स्कॉलर ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला के मुख्य विद्वान कौन थे? ऑप्शन डी चाणक्य,
चरक, चाणक्य, पद्मिनी, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ दीज वाज अ की फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन ट्रेड? प्राचीन भारतीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा आपका यूज ऑफ कॉइन और बार्टर सिस्टम, पहले से आप लोग को पता भी होगा। हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन बी अशोक जो थे, उन्होंने पहले तो याद था कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, फिर कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। द गुप्ता एम्पायर इज ऑफ्टन रेफर्ड टू या, गुप्त साम्राज्य को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्ण युग। सॉरी, इसमें क्या क्या हुआ देख लीजिए। द गुप्ता एम्पायर इज नोन फॉर इट्स एडवेंचर्स इन आर्ट, साइंस एंड कल्चर। गुप्त साम्राज्य को कला, विज्ञान और संस्कृति में प्रगति के कारण स्वर्ग युग के रूप में माना जाता है। द मेजर लैंग्वेज स्पोकन ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर वाज, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत, ऑप्शन सी। Which of these are the main source of information about Mauryan administration? मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए एडिक्ट्स ऑफ अशोक, अशोक के शिलालेख। Ashok's edicts provide the most detailed information about the Mauryan administration. अशोक के शिलालेख मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि उन शिलालेखों पे उनके लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई हैं, बताए गए हैं क्या क्या हुआ है मौर्य साम्राज्य में। ठीक है। द कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स प्राइमरली विथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रमुख रूप से किस विषय से संबंधित है? तो आप इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस जान सकते हो, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र और प्रशासन। यहाँ डिफेंस स्टडीज भी एक बार के लिए आप अगर ऑप्शन में हो तो मान लीजिएगा। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आया भी है। अर्थशास्त्र इज अ ट्रेटाइज ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज। अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ गुप्ता एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त साम्राज्य की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो था, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता पीरियड में। द मौर्यन एम्पायर इज नोन फॉर स्टेब्लिशिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? मौर्य साम्राज्य किसमें से कौन सी चीज स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध था? ए फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड स्टेट, पहला केंद्रीकृत राज्य मौर्य ने बनाया था, मौर्य एम्पायर ने बनाया था। द फेमस बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर अशोक वाज एट, अशोक के तहत प्रसिद्ध बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन बी राजगढ़ में, राजगृह। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर टैक्स सिस्टम इन एंशियंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में प्रमुख कर प्रणाली थी? ऑप्शन ए लैंड टैक्स, भूमि कर जो था वो पहले ही बताया गया है भाई। Who was the famous historian at a court of चंद्रगुप्त सेकेंड? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट ये भी है, फाहियन। फाहियन वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर एंड हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। फाहियन एक चीनी यात्री और इतिहासकार थे जिन्होंने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के लिए रेवेन्यू का मौर्य साम्राज्य का मुख्य राजस्व स्रोत क्या था? टैक्सेशन एंड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर कर। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द मंडल थ्योरी? मंडल सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषता थी रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, राज्य और उसके प्रजा के बीच के संबंध। ये सब चीज़ें आपको अगर पता होंगी, जो बच्चे मिलिट्री साइंस या फिर डिफेंस स्टडीज़ पढ़ रहे होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में ही पढ़ चुके होंगे शायद। हाँ, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ चुके होंगे, या हाँ थर्ड में फोर्थ में पढ़े होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी होगा उनका, इस सेमेस्टर में मतलब, और सेकेंड सेमेस्टर में था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य प्रशासन की कौन सी विशेषता प्रमुख थी? ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, केंद्रीकृत नौकरशाही। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड विद अ डिटेल्ड ब्यूरोक्रेसी। मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था और उसमें विस्तृत नौकरशाही भी थी। इन एंशियंट इंडिया गाइल्ड्स वेयर प्राइमरली फाउंड फॉर, प्राचीन भारत में गिल्ड मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती थी? ट्रेड एंड क्राफ्ट, व्यापार और शिल्प के लिए बनाए जाते थे।
हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त I founded the Gupta Empire around 320 CE। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। The Gupta period is known as the Golden Age because of its advancement in गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसके क्षेत्र में प्रगति हुई थी। किस क्षेत्र में प्रगति हुई थी? तो लिटरेचर एंड आर्ट, साहित्य और कला में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी, ट्रेड एंड इकोनॉमी, व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी हुआ था। मतलब ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही हो जाएगा। द गुप्ता पीरियड सॉ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड ट्रेड। गुप्त काल में साहित्य, कला, विज्ञान और व्यापार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। द मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज, मौर्य काल के दौरान भारत का मुख्य निर्यात क्या था? स्पाइसेस थे, मसाले। What was the primary aim of the अर्थशास्त्र written by कौटिल्य? To explain statecraft and governance, राजशास्त्र और प्रशासन को समझाना। Which of the following was a significant development during the Gupta period? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी? ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली का परिचय। किसने दिया था बताइएगा? द गुप्ता पीरियड सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेसिमल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। देख लो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो भी यहाँ मिला था, तो बता ही सकते हो। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वाज हेडेड बाई, मौर्य काल के दौरान मुख्य प्रशासनिक निकाय का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था? किंग के द्वारा किया जाता था, राजा के द्वारा। What was the role of taxation in ancient इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, प्राचीन भारतीय प्रशासन में कराधान की क्या भूमिका थी? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द टू फंड कैंपेन्स, सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाओ, धार्मिक संस्थानों का समर्थन करो, टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन और बुनियादी ढांचे को बनाए रखना। ऑल ऑफ द आंसर सही हो जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा था भाई, आधे घंटे का वीडियो होने वाला हो गया है। अगर आप लोग पूरा देख लियो तो भाई आप लोग के पेशेंस के मैं ज़्यादा जाऊँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कोई आजकल पूरा वीडियो देख भी पाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर चैनल पे कुछ भी आप लोग को अच्छा लगा हो भाई लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़ अभी डालने बाकी हैं भाई, सब जो भी कहोगे आप उसके भी वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे। देर किस बात की, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है हमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ 218 अभी हैं, मतलब मान लो 220 हो जाएंगे जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा, 230। उसके बाद से आप लोग 250 सब्सक्राइबर तो पहुँचा ही देना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।